हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। बाकी हमारी क्लास रेगुलर चल रही है 6:30 PM पर। आप लोग जो भी नए लोग हमसे जुड़े हैं बाकी देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज का शुरू करते हैं सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है। पेन रेड कर लेते हैं थोड़ा, देखिए अभी रेड कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है। बोला गया दोस्तों 4.2 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। देखते हैं 4.2 किलो आवर किसके बराबर होता है, ये बात बोली गई है। हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा कितना होता है। 1 किलोवाट किलोवाट 1 किलोवाट घंटा कितना होता है दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ये बात जानते हैं। बट बोला गया है 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। अब देखिए 4.2 किलोवाट घंटा कितने बराबर होगा भैया। किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। क्या करना है इसमें, 4.2 की गुणा करा देनी है 3.6 से, गुणे 10⁻6। अब देखिए यही तो गुणा कराना है बस। 4.2 लिखा है यहाँ पर, और इसको हम क्या लिख लेंगे, देखिए इस प्रकार लिख लेंगे 1.8 गुणे 2 नहीं लिख सकते दोस्तों, गुणे 10⁻6 से चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ से अगर 2 की हम मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं, देखिए तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 1.8 लिखा गया, इसको इस प्रकार लिख लेंगे, गुणे 10⁻6 से लिख देंगे। अब हम लोग देखिए 18 का पहाड़ा तो जानते हैं, 18 के 18 36 8 चौर 18 72, मतलब 72 का 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 18 ठीक 144 हो जाएगा, और 7 और हमको जोड़ना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट एक संख्या के बाद यहाँ पर लगा, एक संख्या के बाद, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे हम, और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो मिल जाएगा 15.12 लिखा है यहाँ पर, तो इसमें 14.4 लिखा है, ये तो नहीं होगा। ये यहाँ पर देखेंगे 14.0, ये तो नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे 14.4, ये भी नहीं होगा। 15.12 तो ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको लिख लेते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। बोला गया निम्न में से कौन सी मशीन जो है झूठ का पता लगाने वाली है। ये बोला गया है टेलीस्कोप बोला गया है, फोटोमीटर बोला गया है, पॉलीग्राफ बोला गया है, और टेकोमीटर बोला गया है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए जब कोई आदमी को पुलिस पकड़ ले जाती है तो वो आदमी झूठ बोलता है। अब पुलिस क्या करती है, उससे पूछती है, तो उसके लिए एक मशीन का वो प्रयोग करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीग्राफ। क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉलीग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ। तो यहाँ पर पॉलीग्राफ कहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर दोस्तों। अब बाकी टेलीस्कोप बोला गया है, ये तो नहीं होती है झूठ का पता लगाने के लिए भैया। फोटोमीटर बोला गया, ये भी नहीं होती है। ठीक है, टेकोमीटर बोला गया, ये भी नहीं होती है। तो हमको मिल गई एक केवल ऑप्शन सी, सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखें एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होगा, ये बोला गया है। किए गए कार्य का मान बताना है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला कौन सा लगाते हैं, mgh वाला ना। इसके लिए फार्मूला लगाते हैं mgh। W बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, W बराबर mgh। W बराबर mgh लगाते हैं, W बराबर mgh लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए W बराबर mgh, W बराबर mgh लिखिए यहाँ पर mgh। ठीक है, अब देखिए यम कितना दिया गया हमारे पास, यम का मान कितना दिया है 25 किलोग्राम। जी का मान हमको पता है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और एच का मान कितना दिया गया, हाइट 2.5 मीटर दी गई है। तो बस क्या करना है, वैल्यू सब पुट कर देनी है बस। mgh पुट कर दीजिए वैल्यू उठा के सब। यम का मान हमारे पास दिया गया 25, जी का मान हमारे पास पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और एच का मान कितना 2.5 दिया गया। देखिए यहाँ पर 2.5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा पूरा। ये 25 ऐसे ही है, इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये 25 टोटल पूरा हो जाएगा। ये 25 मल्टीप्लाई 625 होगा, मतलब 625 आ जाएगा। अब देखिए 625 हमको कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट में नहीं मिल रहा है, सेकंड में नहीं मिल रहा है, थर्ड फोर्थ में नहीं मिल रहा है, और ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो सी फॉर
चैपलिन इज राइट आंसर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर होती है, 6 मीटर की ऊंचाई पर होती है, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। इसको बताएं दोस्तों, इसमें कौन सा फार्मूला हम लोग लगाते हैं, बताएं। देखिए इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, U बराबर mgh लगा लेंगे, इसमें काम चल जाएगा। यम का मान कहाँ कितना दिया गया है, इसमें यम का मान दिया गया है। देखिए यम का मान कितना दिया गया है, यम का मान दिया गया 11 किलोग्राम। यम का मान कितना है दोस्तों, यम का मान 11 किलोग्राम। यम बराबर 11 किलोग्राम दिया गया है, 11 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, 11 किलोग्राम दिया है। और देखते हैं जी का मान कितना दिया है, 9.8 दिया है। जी का मान 9.8 दिया है, जी का मान 9.8 दिया है। जी का मान लिख लेते हैं यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। एच का मान कितना दिया है, एच का मान 6 मीटर दिया है। अब बस क्या करना है, U बराबर mgh लिख दीजिए यहाँ पर, mgh। अब U बराबर mgh हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए यम का मान 11 किलोग्राम दिया है, उठा के रख दीजिए, यम का मान 11 है, जी का मान 9.8 दे दिया गया है, और एच का मान कितना दे दिया गया हमारे पास, 6 मीटर दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ही आपको करना है बस। देखिए अब इनकी पहले कैलकुलेशन करा लीजिए, आपको जल्दी कराना है। 6 8 जा कितना होता है, 6 8 48 के 8 हो जाएगा दोस्तों। पॉइंट लगा लेंगे यहीं पर। अब देखिए 6 नाम 54 हो जाएगा, और 4 बचे थे हासिल हमारे पास, 54 और 4 हमारे पास 58 हो गया। अब यहाँ पर 11 बचा था, अब 11 से इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए बस। देखिए 6 8 48 के 8 हो गए हमारे पास, हासिल बचे 4, 6 नाम 54 और 4 58। अब देखिए 11 से फिर इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 11 की 8 बार मल्टीप्लाई करा देंगे तो 88 का हो जाएगा 8। अब फिर बसे हमारे पास, हासिल बच जाएंगे 8, फिर 11 की 8 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 8 88, और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 96 दोस्तों, 96। फिर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 9, 11 बचे 55, 55 10 65, 65 से जाएगा कितना बचेगा, 64 हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर 646.8, देखिए यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, 646.8 जूल आ जाएगा, यहाँ पर जूल लिख लीजिए, जूल। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये 539 ये नहीं मिलेगा ऑप्शन, सी 528 ये नहीं मिलेगा, बी हमारे पास मिल रहा है 646.8 जूल। तो बी ही ऑप्शन हमको यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट मिल रहा है। तो 4 का जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो बी फॉर बाहुबली होगा दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेशन उम्मीद है आप लोग जो है इसको कर लेंगे, बाकी कठिन नहीं है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, 5 यहाँ पर लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए इसको। बोला गया यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो गुब्बारा ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ये बोला गया है। हाँ बताइए कोई यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई लड़का था, वो गैस का गुब्बारा एक पकड़े हुए था, उसको छोड़ दिया ऊपर जाके, उसमें क्या अंतर पड़ेगा गुब्बारे पर, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, ये बताना है आपको। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, बढ़ती है। यहाँ पर लिख लीजिए ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऊंचाई यहाँ पर लिख लीजिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब गुब्बारा धरती पर लड़का खड़ा हुआ था तो उसने क्या किया, अपने हाथ से गुब्बारा को छोड़ दिया। अब वो जाके क्या होगा, वायुमंडल में जब ऊपर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा उसके पास बढ़ जाएगी। अब देखिए जिससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, अब स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं द्रव्यमान, अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम लोग जानते हैं, अभी बताए थे, एम जी और एच। अब देखिए यहाँ पर ये यू किसके प्रोपोर्शनल में जाएगा, एम के, यू प्रोपोर्शन में जाएगा जी के, और यू प्रोपोर्शन जाएगा एच के। यहाँ से ये बात उठा ली गई है, स्थितिज ऊर्जा किसके जो है ऊंचाई के अनुक्रमानुपाती होगी। बस यही बात जो है बतानी थी हमको। तो स्थितिज ऊर्जा क्या रहता है, घटती है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, स्थिर रहती है, गलत बात है, यहाँ पर अनंत रहती है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी में बोला गया है बढ़ती है। बस क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इस ऊर्जा क्या होती है हमारे पास, बढ़ती है बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है। 6 बोला गया है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड से एक समान वेग से घूम रही है, वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बस
तो यहाँ पर बस क्या दिक्कत है, गतिज ऊर्जा हमको बतानी है। गतिज ऊर्जा के लिए हम क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। गतिज ऊर्जा के लिए क्या लिखते हैं, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा ये होती है हमारे पास, इसको लिखते हैं गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इस बात को समझे होंगे। 1/2 mv² लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर यम का मान कितना दिया है, यम का मान दिया है हमारे पास 30 किलोग्राम। बी कितना दिया हमारे पास, बी कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। बस यहाँ पर वैल्यू उठा के सब रख दीजिए 1/2। यम हमारे पास 30 किलोग्राम दे दिया गया, बी का मान 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 दो बार लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए 2 से इसको काट लेंगे 30 को तो 15 बार कटेगा। अब देखिए यहाँ पर 15 गुणे 5 बचा हमारे पास। अब 15 × 5 = 75 हम लिखेंगे यहाँ पर, और फिर 5 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए 25 के 5 हो गए। अब 5 × 7 = 35, 35 और 2 = 37 हो गए दोस्तों। 375, 375 कहाँ पर आंसर हमको मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है हमारे पास, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ये बात आपको पता है, तो यहाँ पर जूल पीछे लिख लीजिए। अब मात्रक से ही आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 375 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये तो नहीं होगा क्योंकि हमको पता है और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पर न्यूटन बल का मात्रक होगा, ये नहीं होगा। पास्कल देखिए दाब का होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, 375 जूल ही होगा क्योंकि कार्य या ऊर्जा का मात्रक हमारे पास क्या होता है, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर ये 6 था दोस्तों। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 ही था, देखते हैं। हाँ 6 ही था। तो यहाँ पर 375 जूल आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में हमको मिल रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास ऑप्शन बी इज राइट होगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। 7 नंबर देखते हैं दोस्तों, लिख लीजिए इसको। 7 नंबर, 7 में बोला गया निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। अब देखिए परिवर्तित नहीं होता है, आप जानते हैं। देखिए द्रव्यमान चाहे हमारे पास धरती पर जितना भी हो, चाहे हम उसको अंतरिक्ष में ले जाएं, चाहे ध्रुवों पर ले जाएं, इस बात को लिख लीजिए। पहले इसको लिखते हैं द्रव्यमान, मास लिखते हैं। ठीक है, मास। अब देखिए धरती पर हमारे पास कोई मान लिया 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु थी, 6 किलोग्राम, उसको कहाँ ले गए हम उठा के, चंद्रमा पर ले गए, तो वहां भी वो 6 ग्राम ही उसका द्रव्यमान होगा। इस बात को ध्यान रखिए, भार में कमी आ सकती है पर द्रव्यमान वही होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे पास कहाँ था, ये धरती पर था। अभी जो पृथ्वी पर हम लोग खड़े हैं 6 किलोग्राम द्रव्यमान था, इसको हम चंद्रमा पर ले गए तब भी हुआ वही उतना ही हुआ। अब चाहे इसको ध्रुव पर भी उठा के ले जाएं, ध्रुवों पर भी ले जाएं, ये 6 किलोग्राम द्रव्यमान ही रहेगा हमारे पास। तो समझ आई दोस्तों। देखिए घर्षण के कारण बल, ये नहीं यहाँ पर है। गुरुत्वाकर्षण, ये भी नहीं होगा। वजन में कमी आ सकती है पर द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए फॉर आलमगीर इज राइट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक नहीं है, ये बात बोली गई है, नहीं है ये बताना है। CaCl2 ऑप्शन ए में है, बी में हमारे पास NaCl है, बी में हमारे पास है NaCl, थर्ड में है MgCl2, फोर्थ में CO2 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर NaCl हमारे पास आयनिक होता है दोस्तों, NaCl आयनिक होता है। देखिए आयनिक हमारे पास कौन कौन होते हैं, KCl होगा, NaCl होता है, NaCl होता है, और CaCl2 होता है हमारे पास, MgCl2 ये हमारे पास होते हैं भैया। ठीक है, MgCl2 इसको सही लिख लेते हैं यहाँ पर, MgCl2 ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये आयनिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मिल रहा हमारे पास, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा, लेकिन कौन सा नहीं बोला गया है, तो ये डी वाला नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान कर लीजिए। CO2 हमारे पास क्या है, CO2 आयनिक नहीं होता है, CO2 आयनिक नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का इस हिसाब से देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इज राइट होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं इसको। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। अब संयोजकता के बारे में बोला गया है बात, बैलेंसिंग के बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए बोला गया है सबसे आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा बोला गया है यल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, थर्ड बोला गया है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
डी ऑप्शन बोला गया के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए यहाँ पर 5 स्टार लगा लीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं बड़े एग्जाम के लिए भी, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए कब पूछा गया है, 27/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, हो सकता है इस बार आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। अब देखिए इसके बारे में आप लोग जानिए। पहले यहाँ पर बोला है सबसे आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। यल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी नहीं होता है, अभी हम बता रहे हैं। इसके लिए बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बात बिल्कुल राइट होगी, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं। जैसे मान लिया मैंने कोई उठा लिया, एलिमेंट उठा लिया N, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 8 1 लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसके बाह्यतम कोष में देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ये बाह्यतम कोष है, ये बाह्यतम कोष है दोस्तों, ये बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होगा। तो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इसकी संयोजकता है, यही इसकी संयोजकता है, इसकी संयोजकता है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है वही संयोजकता होती है। लेकिन आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा, देखिएगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसके लिए हमको अलग फार्मूला फिर लगाना पड़ेगा। बोलेंगे सर जी ये तो सटीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट होगा दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं यहाँ पर 10 लिख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर बोला गया अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, मतलब अम्लिक के आधार पर। अब बताए थे कल की क्लास में, जो हमारी क्लास नंबर 3 या 4 थी, 4 नंबर थी हमारी समझ से, उसमें हम बताए थे अम्ल के लिए एक आपको टिक हम बताए थे, अम्ल के लिए बताए थे कि अनिल लिख लीजिएगा, अनिल। हमारे पड़ोस में भी एक लड़का रहता है, उसका नाम अनिल है, तो हम तो ऐसे ही याद कर लिए थे। देखिए आ से हो गया अम्ल, ठीक है दोस्तों, और नी से हो गया नीला। तो नीले को क्या करता है अम्ल भैया, नीले को कर देता है लाल, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, नीले को क्या करता है, ये लाल होता है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं भैया, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं ये, खट्टे होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से लाल लिटमस को नीला कर देता है, बोला गया है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये तो हमारे पास हो गया क्षार हो जाएगा ये, लेकिन हमको बताना था अम्ल का, तो ये गलत हो गया उस हिसाब से। OH माइनस को जलीय आयन में पेश करते हैं, पिघली हुई स्थिति में OH माइनस नहीं देगा, ये H प्लस आयन देते हैं, ये H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है, आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है, नोट लिख लीजिएगा यहाँ पर। तीसरा निप्रस्भावीकरण दर्शाता है, ठीक। चौथा देख लेते हैं जली और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, क्या करता है, जली और घुली स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। ये कोई सटीक बात नहीं है कि वो संचालन ही कर देगा अम्ल, ठीक है। यहाँ पर बोला गया निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ऑप्शन सी इज राइट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर बात बोली गई घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, ये कोई सटीक बात नहीं है, यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं है सटीक बात, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ज़्यादातर लोग डी ही ऑप्शन मारेंगे, ये हमको पता है। यहाँ पर इसका जो सटीक आंसर बैठेगा वो सी है, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है 10 का ऑप्शन सी इज राइट होगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, डी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं इसको। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 जो अच्छा खासा था उसको अच्छे से आप लोग समझे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अब आप लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, ये वे तत्व होते हैं जो प्रकृति में पड़े रहते हैं, उनसे क्या है, नाना प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बोला गया प्लूटोनियम टाइटेनियम तत्व नहीं है बोला गया है, हाँ सॉरी दोस्त, यहाँ पर बोला गया नहीं है। तो हम बताएं कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, इनसे ये प्रकृति में लिख लीजिए, प्रकृति में विभिन्न किरणें जो है प्रकीर्णित करते रहते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास एज रेडियम हो जाएगा, रेडियम,
रेडियम हो गया दोस्त, ये रेडियम हो गया। दूसरा थोरियम भी हो जाएगा, ठीक, यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। इन बातों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं बोला गया, अब देखिए यहाँ पर थोरियम हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पर टाइटेनियम जो हमारे पास है, टाइटेनियम नहीं होता है, ठीक है, टाइटेनियम हमारे पास नहीं होता है, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो हमारे पास देखिए यही पूछा गया था, नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है टाइटेनियम ही नहीं है, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 11 का ऑप्शन बी फॉर बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। कब पूछा गया है? 13/8/2018, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोला गया है, देखते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है। 12, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? अब ये क्वेश्चन तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी वाला। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, यूरेनियम बोला गया है, प्लूटोनियम बोला गया है, रेडियम बोला गया है और ऑरम बोला गया है। ऑरम मीन्स आप लोग जानते हैं, ऑरम इसका लैटिन नाम है किसका? सोने का, ये यू से लिखते हैं उसको, ठीक है, सोने को ए यू यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए मैडम क्यूरी को किस पर मिला था? रेडियम पर मिला था ना मैडम क्यूरी को, मैडम क्यूरी को किस पर मिला था? रेडियम पर मिला था। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिए यहाँ पर। यूरेनियम पर नहीं मिला था दोस्तों, प्लूटोनियम पर नहीं मिला था, ऑरम पर, सोने पर तो नहीं मिला था, तो रेडियम की खोज के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है इस बार एग्जाम में आए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी फॉर जापानीज राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिख लेते हैं। 13 बोला गया है, इस कथन का खंडन किसके किसके द्वारा किया गया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं। अब ये कौन से जो है वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये बताया गया कि जो है कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी हमारे पास बोहलर, सी बोला गया चार्ल्स बोला गया और डी बोला गया हमारे पास डाल्टन बोले गए बाबा। तो यहाँ पर देखिए इस कथन का खंडन डाल्टन ने तो किया नहीं, इन्होंने परमाणुवाद दिया था, इन्होंने परमाणु के बारे में बताया, ये परमाणु के बारे में बताए, तो कार्बन के बारे में कुछ नहीं बताया। रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा प्रकीर्णन वगैरह के बारे में बताई है, अल्फा प्रकीर्णन के बारे में। चार्ल्स नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर बोहलर बताए थे, बोहलर ने क्या बनाया था दोस्तों? सबसे पहले बोहलर सबसे पहले क्या बनाए थे? बोहलर क्या बनाए थे बताएं? यूरिया वगैरह के बारे में ये कुछ बताए थे ना, तो बोहलर ही ये बात बताए थे कि जो है कार्बनिक यौगिक जो है केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इस बात को क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ, अब जानवर जो होते हैं पर्यावरण के साथ जो संबंध बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, या एंटोमोलॉजी बोलते हैं, या क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, या इकोलॉजी बोलते हैं? आप लोग बताइए इसको, हम देख रहे हैं इसको। देखिए इथोलॉजी तो होगा नहीं, ये तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एंटोमोलॉजी तो होगा नहीं, ये कीट विज्ञान होता है, क्या होता है? कीट विज्ञान होता है, कीट विज्ञान होता है, ये तो होगा नहीं हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ पर भी जो है अध्ययन होता है लेकिन वातावरण का ही अध्ययन होता है, बट जानवरों से नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन बचेगा? केवल डी फॉर धर्मसेना इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन क्या होता है? वो इकोलॉजी होता है। तो जानवरों का पर्यावरण के साथ संबंध इकोलॉजी होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन छूट गए हैं, सी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी का है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लाइसोसोम, एक ऑप्शन लिख लेते हैं लाइसोसोम, और डी एक हम कुछ और उठा लेते हैं, मान लिए हरित लवक उठा लिए। कौन सा उठा लिए? हरित लवक उठा लिए। अब आप लोग बताइए, देखिए 4 ऑप्शन हम दे दिए हैं यहाँ पर,
4 ऑप्शन हम लोग दे दिए हैं। अब आप बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है, ये बात आप लोग बताइए। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बताइए आप लोग ये कौन सा होगा इसमें, ठीक है। देखिए आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं दोस्त, बताएं आप लोग। देखिए गाल्जी का ये तो होगा नहीं, गाल्जी बॉडी, ठीक है। माइटोकांड्रिया ये तो पावर हाउस होता है किसका, कोशिका का। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर उठा लाइए इसको, इस यहाँ पर नीचे ले आइए, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको नीला कर लेते हैं इस बार। देखिए बोला गया है माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया यहाँ पर लिखिए माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, क्या, कोशिका का। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस। इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। हरित लवक ये तो नहीं होगा, आत्मघाती थैली ये नहीं होगा। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बोला गया निम्नलिखित में से किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहते हैं, तो क्या होता है वो, लाइसोसोम दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे पास ऑप्शन सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। अब ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, कोशिका का कौन सा वो जो है अवयव है जो कोशिका को जो है उसके बाह्य वातावरण से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली बोला गया है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली बोला गया है। दूसरा ऑप्शन है कोशिकांग, तीसरा स्नायु कोशिका, चौथा बोला गया चिकनी पेशी कोशिका। इसमें से कौन सा होगा आप लोग बताएं। कोशिका का बाह्यतम आवरण, कोशिका का बाह्यतम आवरण जो बाह्य वातावरण से क्या करता है, अलग करता है। देखिए आप लोग तब तक टाइमर लगा देते हैं, इसको कीजिए आप लोग, घड़ी लगा देते हैं टिक टिक वाली, तब तक आप लोग इसको कीजिए, ठीक है। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। 30 सेकेंड है आपके पास, बताइए आप लोग आंसर। 30 सेकेंड है मात्र, करते रहिए आप लोग, कमेंट करते रहिए। बताते रहिए दोस्त, हम देख रहे हैं कमेंट आप लोगों के। टाइम होने वाला है, टाइम अप होने वाला है, आप लोग बताते रहिए। बताइए आप लोग, ठीक है, टाइम इज ओवर, टाइम ओवर दोस्तों। अब हम बताते हैं इसके लिए, देखिए यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली बोला गया है कोशिका का बाह्यतम आवरण, कोशिका का बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली तो यहाँ पर नहीं होगा, कोशिकांग ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर स्मूथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया स्नायु कोशिका, तो स्नायु कोशिका ही होता है हमारे पास। बोला गया कोशिका का बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। बाह्य वातावरण, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका थी, इसके बाहर जो भी वातावरण है उससे अलग कर रहा है ये कोशिका को, ठीक है। ये कौन सी होती है, स्नायु कोशिका। ये हमारे पास होती है स्नायु कोशिका, बाह्य वातावरण में जो भी है उससे अलग कर देती है, तो ये स्नायु कोशिका। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का सी इज राइट ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली नहीं होगा, कोशिकांग नहीं होगा, चिकनी पेशी कोशिका ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है। अब देखिए रसदानी में होती है, हरित लवक और माइटोकांड्रियम होती है, परागशिशोम में होती है या माइटोकांड्रियम होती है। आप लोग बताइए इसको, देख रहे हैं तब तक आप लोग बताते रहिए। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर देखिए पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, यहाँ पर एक वर्ड पकड़ लीजिए श्वसन क्रिया। अब श्वसन क्रिया कहाँ होगी भैया, जहाँ पर ऊर्जा बनेगी हमारे पास वहीं तो श्वसन क्रिया होगी। अब देखिए ऊर्जा का पावर हाउस कौन है हमारे पास, माइटोकांड्रिया है। तो जहाँ पर हमारे पास ऊर्जा बनेगी तो वहीं पर श्वसन क्रिया तो होगी नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए माइटोकांड्रिया हमारे पास ऑप्शन, केवल एक वर्ड से हमने पकड़ लिया यहाँ पर श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया कहाँ होगी, जहाँ पर हमारे पास ऊर्जा बनेगी। तो ऊर्जा कहाँ बनती है हमारे पास,
38 एटीपी ऊर्जा जो 38 एटीपी बनती है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियम बनती है। देखिए राजधानी वैक्यूल इसमें नहीं होती है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक में नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रियम होती है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं तो एक तो गलत है इसमें। पराक्सीसोम यहाँ पर भी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए ये कब पूछा गया, 7/10/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जो हमारे पास होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही है हमारे पास क्या, पावर हाउस। पावर हाउस जैसे हमारे यहाँ बिजली के लिए नहीं पावर हाउस होते हैं दोस्तों, जिससे घर में बिजली आती है, उसी प्रकार जो है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया दोस्तों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेस्ट समझ आया होगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। देखिए यहाँ पर गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और हरित लवक। अब आप लोग ये बात जानते होंगे, कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कौन करता है। अब देखिए पेड़ वगैरह में जो है सबसे ऊपर कौन सा कोशिकांग रहता है, आप लोग ये बताइए भाई। पेड़ जब देखें किसी प्रकार, जैसे इस प्रकार अगर हम पेड़ बना दें तो उसमें सबसे पहले ऊपर क्या रहते हैं, इस प्रकार के, देखिए उसमें इस प्रकार का पेड़ बना दें तो ऊपर हरे हरे सबसे पहले पत्ते रहेंगे, पत्ते पर भैया प्रकाश गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो अब देखिए ये पत्ता मान लिए है, ये पत्ता मान लिए है, तो जब प्रकाश इस पर गिरा तो इस पत्ते में क्या पाया जाएगा भैया, क्लोरोफिल, इसको हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। जब पत्ते पर सबसे पहले प्रकाश गिरा तो पत्ते में क्या था, हरित लवक हमारे पास, तो हरित लवक ही क्या किया, इसका अवशोषण तो किया। देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। उसके बाद क्या होगा, ये तने वगैरह में आएगा, तो हरित लवक सबसे पहले पत्ते में ही तो था, तो हरित लवक ही तो यहाँ पर ऑप्शन होगा। और हरित लवक जब जाएगा फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल प्रोसेस होगी, पूरे जो है पूरे यहाँ पर जो है पौधे की जड़ तक जो है ऊर्जा वगैरह भेजेगा। ये बात समझ आई दोस्तों। तो यहाँ पर इस बात को आप समझिए कि सबसे पहले पत्ती पर प्रकाश गिरा हो, पत्ती में हमारे पास क्या था, हरित लवक, तो यहीं से टोटल प्रोसेस शुरू हो गई जो कि प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी हमारे पास राइट होगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको हम दूसरी या तीसरी क्लास में बताए थे। देखिए यहाँ पर इसको हम बताए थे कि यहाँ पर कैरोटीन गाजर वगैरह में नहीं होती है। देखिए नीला है हमारे पास, बैंगनी है और लाल है, तो ये किसके कारण होता है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, नीला बैंगनी और लाल, नीला बैंगनी लाल, इसको पिछली क्लास में एक में बताए थे, आप लोग जानते होंगे इसको। तो ये किसके कारण होता है, कैरोटीन। जैसे हमारे पास गाजर देखें, गाजर में भी कौन सी हमारे पास होते हैं, फ्लेवोनाइड वर्णक कौन सा होता है, कैरोटीन होता ना दोस्त। हाँ यही तो होता है, बस इसी बात को आपको बताना है, कैरोटीन ही होता है। ठीक, तो क्वेश्चन कैरोटीन कहाँ मिला हमारे पास, ऑप्शन ए में मिला है दोस्तों, ऑप्शन ए में मिल रहा है बस, तो ऑप्शन ए मार दीजिए यहाँ पर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। अब देखिए ऊतक के प्रकार किस प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं, आपको ये बात बतानी है बस। ऊतक किस प्रकार जो है ग्रंथियां बनाते हैं, बस बताएं आप लोग, बताते रहिए आप लोग, मैं देख रहा हूं तब तक, बताएं, देख रहे हैं। देखिए तंत्रिका कोशिका बनाते हैं भैया, या एपिथेलियम बनाते हैं, या संयोजी बनाते हैं, या मांसपेशी बनाती है। तो कौन बनाता है, देख रहे हैं, कमेंट देख रहे हैं आप लोग, देते रहिए, देखते रहिए आप लोग, देते रहिए देते रहिए। ठीक देख रहे हैं, हाँ पूजा कमेंट मारी है। देखिए तंत्रिका कोशिका ऊतक नहीं बनाएगा, एपिथेलियम ये भी नहीं बनाएगा, मांसपेशी नहीं बनाता। देखिए ऊतक जो हमारे पास बनता है, जो ग्रंथियां बनाते हैं, वो क्या करते हैं, संयोजी। देखिए रक्त क्या है, रक्त भी हमारे पास एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त भी क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक क्वेश्चन आप एक और तैयार कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, रक्त क्या है हमारे पास, तरल संयोजी ऊतक है। ये ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तो क्या उनसे बनाते हैं, संयोजी दोस्त। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है, बस 21 देखते हैं इसको। 21, निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। कौन सा बताइए जलरोधी बनाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सेलुलोज, फिर है क्यूटिन बोला गया है, बी क्यूटिन बोला गया है, सी सुबेरिन बोला गया है, और डी हमारे पास लिग्निन बोला गया है। देखिए यहाँ पर
जाइलम बोला गया। अब देखिए जाइलम वाहिकाओं, अब देखिए जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है जल, ये पौधे के जो है जड़ से अवशोषित करके पूरा जल जो है, अभी पौधा मैंने बनाया था यहाँ पर देखिए इस प्रकार, यहाँ पर कोशिकाएं होगी छोटी छोटी जो जाइलम जिनको बोलते हैं, ये पूरे में जल पहुंचा देंगी ये पूरे अंदर कोशिकाओं में, ठीक है। अब फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है हमारे पास, फ्लोएम क्या करता है, ये खनिज लवण लेके जाता है भैया, खनिज लवण, बस फ्लोएम का काम है खनिज लवण ले जाना, और जाइलम का काम है जल वगैरह जो है पूरा सर्कुलेशन कराना पेड़ की बॉडी में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या बोला गया, जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी कौन बनाता है, क्यूटिन बनाता है, सेलुलोज बनाता है, पेड़ में सेलुलोज तो पाया जाएगा लेकिन ये होगा नहीं। देखिए फिर सुबेरिन बोला गया है, सुबेरिन होता है, सुबेरिन भी नहीं होगा, क्यूटिन है हमारे पास, ये नहीं होगा, ठीक है। और डी हमारे पास लिग्निन होता है, यही होता है हमारे पास जाइलम कोशिकाओं में, लिग्निन, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको जो है बहुत समझ आया होगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 21। बाकी जो भी लोग हमसे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम से आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।